हेलो दोस्तों, ये NIOS की बायोलॉजी की क्लास 12th का चैप्टर 1 पार्ट 2 रहने वाला है। तो यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में जो एवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइक एवोल्यूशन कैसे हुआ और कौन कौन सी वो स्टेजेस थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हर एक चीज़ देखेंगे। पहले तो हम स्टेप्स समझेंगे, फिर स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो थ्योरीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। थ्योरीज़ वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, सो दैट कि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए हम पार्ट्स में कवर करेंगे। अब आप यहाँ पर ये देख ही रहे हैं, एवोल्यूशन हमें होता हुआ दिख रहा है इस पिक्चर में। पहले एप्स हुआ करते थे, देन ग्रेजुअली दे केम इन कॉन्टैक्ट सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स विच लेड देम टू ग्रो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इवोल्यूशन हुआ, धीरे 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 मानव विकसित हुआ, और आज मानव इतना विकसित हो चुका है कि वो एनवायरनमेंट को तहस नहस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, मानव के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें आज यूज़ करी जा रही हैं। मानव ने टेक्नोलॉजी में इतना इजाफा, टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा मतलब इवॉल्व हो चुका है कि आज टेक्नोलॉजी इस मुकाम पर है कि कुछ सालों में और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आज के समय में इतना ज़्यादा काम आसान हो चुका है टेक्नोलॉजी से के माध्यम से कि जो ह्यूमन है ना कहीं जो लेजीनेस की तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। तो यही सारी चीज़ें, ह्यूमन तो इवॉल्व हुए हैं, साथ ही साथ वो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आए हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिला है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हमने हमारी कंट्री के साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं उनकी भी देखी। ठीक है, तो यहाँ पर आज के जो ह्यूमन को बोला जाता है वो बोला जाता है, जो इसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। वो हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें देख लिया था। हमने उसमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी देखी थी, कीमोसिंथेटिक थ्योरी देखी थी, एक और थ्योरी थी, तीसरी थ्योरी। आप मुझे उसका नाम बताइए कि तीसरी कौन सी थ्योरी थी जो हमने देखी थी, पढ़ी थी। ठीक है, आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर नाम बताइएगा। तो चलिए क्लास को चालू करते बिना समय गवाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में, मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। देखिए, बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायोलॉजी में हम सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना हमारी अर्थ पर, उसके बारे में पढ़ते हैं। इवन वी themselves सी कि हमारा जो जनन है वो किस प्रकार हुआ, इवन हमारे जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं हम उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ते हैं। जब आप आपकी जो बायोलॉजी यहाँ से कवर कर लेंगे ना, पूरी जो आपकी 12th क्लास कवर हो जाएगी, फिर उसके बाद आप जो है ना NIOS की जो पढ़ाई आप ख़त्म करने के बाद सीधा नीट एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं। वहाँ से आप अपनी जो आगे की पढ़ाई उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। यहाँ पर NIOS की ऑलमोस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। ज्योग्राफी आधी मिड में आ चुकी है, अब बायोलॉजी चल रही है, बायोलॉजी भी साथ में चलेगी, और जो अदर वीडियोज़ हैं, रिलेवेंट वीडियोज़, वो भी मैं कंटिन्यूसली डाल ही रहा हूँ, सो दैट कि आपका कुछ भी पोर्शन ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए अब क्लास को चालू करते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले वीडियो को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और आपके साथ साथ उन बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए चालू करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन देखने वाले हैं। एवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ ली थी कि एवोल्यूशन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, कीमोसिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ ली थी। यहाँ पर मेनली फोकस रहने वाला है एवोल्यूशन के ऊपर कि एवोल्यूशन क्या है। देखिए, सिंपल सी बात, मैंने आपको शुरुआत में एक पिक्चर दिखाई थी, तो उसमें जो हमें मानव था वो हमें इवॉल्व करता हुआ दिख रहा था, ऊपर की तरफ जाता हुआ। धीरे धीरे हमने भी इवॉल्व करा है। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं ना, जब एक बेबी, जो नेसेंट जो बेबी होता है, यानी नवजात शिशु जो होता है, वो धीरे धीरे सारी चीज़ें ग्रेजुअली सीखना चालू करता है। ग्रेजुअली उसके जो सारी चीज़ें हैं बनती हैं, ग्रेजुअली वो खाता है, पीता है, यही सारी चीज़ें चलती हैं। एक तरीके से इवॉल्व ही तो हो रहा है, वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने देखिए, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड एग्जाम्पल है, मगर कभी आपने अपना सिर खुजाया है बैठकर? देखिए, अगर आपने सिर खुजाया ना बैठकर, तो समझ लीजिए कि आप भी बंदरों की प्रजाति के, यानी मैं भी हूँ, आप ही नहीं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है।
एप की जो प्रजाति थी ना, हम वहीं से इवॉल्व होकर आए हैं। अर्लियर वी हैव बीन एप, हम एप हुआ करते थे, मगर आज के समय में हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि हम हमारे अंदर जो मेंटालिटी, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छे और बुरे को पहचान सकते हैं। हमारे अंदर मोरालिटी है, कंसाइंस है और जो एथिक्स है और जो अंडरस्टैंडेबल पावर है, हम अपने माइंड को मॉड्यूल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इवॉल्व भी तो हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं हमारी खुद की चीज़ों में। अब आते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ जो अभी बात कर रहे थे, खुजाना, ठीक है, हम अपने सिर को खुजाते हैं। वो चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं? ऑब्वियसली हमारे जो एंसेस्टर जितने भी हुआ करते थे, हमारे एंसेस्टर पूर्वज जितने भी हुआ करते थे, जैसे कि एप वगैरह, वो बैठकर क्या करते हैं? सिर तो खुजाते हैं, ठीक है, खुजाने लग जाते हैं। और एक और चीज़, एक और महत्वपूर्ण एग्जांपल और देता हूँ एवोल्यूशन का। आपने कभी देखा है, अगर आपने सुना हो अजंता केव पेंटिंग्स, एलोरा केव पेंटिंग्स, केवों में पेंटिंग्स करा करते थे। वहाँ पर हमें जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एनिमल्स की हमें जो पिक्चर्स वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, तो वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मानव अगर खाली बैठता है ना, सपोज यू आर गोइंग फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और वहाँ पर जाने के बाद आपको लगता है कि सर अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, देन व्हाट विल यू डू? या तो आप अपने दोस्तों के साथ गॉसिप करने लग जाएंगे, या फिर अगर आपके पास आपका कोई दोस्त नहीं है और आप वहाँ पर इंडिविजुअली जा रहे हैं और वहाँ पर आप किसी को जानते हैं, देन व्हाट विल हैव, आपके पास वहाँ पर होगी एक किताब और एक पेन, देन यू विल स्टार्ट ड्राइंग इन योर नोटबुक, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस तरीके की नोटबुक कुछ ना कुछ करने लग जाएंगे ना। तो यही सारी चीज़ें पहले के समय में भी हुआ करती थी। जब जो एप हुआ करते थे, जब मानव विकसित हो रहा था, उस समय पर मानव के पास कुछ नहीं था। जस्ट सिंपल क्या करता था, एक गोला सा बनाया, नीचे टांग बनाई और ये बन गई पेंटिंग। फिर जब धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन समझने लगा कि ये हंसना होता है, ये मायूस होना होता है, और या फिर मुंह बनाना होता, तरह तरह की पेंटिंग्स हमें अजंता केव्स और एलोरा केव्स में देखने के लिए मिलती हैं। तो वहाँ से हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मानव है वो ग्रेजुअली विकसित हुआ है। हमारे पास आज भी कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो हमें हमारे अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जो हम अपने एंसेस्टर इनहेरिटेड हमें वो मिली है, ठीक है। तो यही तो चीज़ एवोल्यूशन है, इसी को तो एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ है, ठीक है। सिंपल मैंने यहीं पर जो लैंग्वेज लिख रखी है, आप जो ना ये वाली ही लैंग्वेज लिखिएगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर साइंटिफिक तौर पर अगर मैं बताऊँ ना, पहले क्या हुआ करता था, पहले जो एप थे वो अपने हाथ पैरों से चला करते थे, दोनों से, फोर लिम्ब एंड हिंड लिम्ब दोनों से चला करते थे। तो क्या हुआ कि आज के समय में खाली इंसान यूज़ करता अपने पैरों का, हिंड लिम्ब का, फोर लिम्ब का तो यूज़ करता ही नहीं, ठीक है। फोर लिम्ब्स का वो खाने के लिए यूज़ करता है, किसी चीज़ को उठाने के, लिफ्ट करने के लिए यूज़ करता है, और या तो फिर किसी ड्राइंग वगैरह करने के लिए यूज़ करता है। तो आज के समय में इतना विकास हो चुका है कि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुआ करती थी ना अर्लियर टाइम में, आज वो इतनी सिंप्लीफाई हो चुकी, आज वो इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। पहले जो सिंपल फॉर्मेशन हुआ करती थी, जो हमारी शरीर की स्ट्रक्चर हुआ करती थी, मगर आज भी इतनी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है देन कि हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए। तो वही सारी चीज़ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जब मैं पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। जस्ट टकटकी लगाकर देखते रहिए और बस बने रहिए, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। सिंपल बात है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थ्रू ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम सिंपल एंसेस्ट्रल टाइप्स ओवर द कोर्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। धीरे धीरे समय बदला और जो सिंपल एंसेस्ट्रल टाइप होकर देना, सिंपल जो मतलब मान लो कि सिंपल हाथ पैरों से चलना, मगर आज वो इवॉल्व होकर आज हम पैरों से चल रहे हैं, ठीक है। और आज हमारे जो आप देख सकते हैं फिंगर्स हैं जिन्हें हम फैलेंजिस बोलते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी स्ट्रक्चर हमारी जो हैंड है उसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, देखने के लिए मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई हैं ना आज के समय में, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को इवोल्यूशन बोला गया है कि पहले मानव कितना सिंपल हुआ करता था, चीज़ें बहुत सिंपल हुआ करती थी। जस्ट जाओ हंटिंग पर, खाना बटोर कर लाओ और खाओ पियो, ऐश करो, मौज लो, ठीक है। मगर आज के समय में क्या है, कंपटीशन है भाई, कंपटीशन। नीट की तैयारी के लिए भी, जेईई एडवांस और जेईई मेंस के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज you will not get a chance to get admission in a reputed college। और ओके, तो यहाँ पर भाई रेस है। रणछोड़ दास से अमलदास चांचड़ जी थ्री इडियट में यही कहते थे, बच्चा काबिल बनो, काबिल सक्सेस जो है झक मार कर पीछे आएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
चलते हैं आगे। अब यहाँ पर इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए ऑर्गेनिक जो एवोल्यूशन है वो क्या है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी बुक में लिख रखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि द वेरियस प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स वर नॉट क्रिएटेड इन द सेम वे। जो पहले आज हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, जैसे कि मानव चल रहा 2 पैरों पर और कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। इवन आप फोर्ड की कार को ले लीजिए, हेनरी फोर्ड ने सबसे पहले कार फोर्ड ऐसी थोड़ी ना बनाई थी, बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर थी, सीधा इंजन पुट कर दिया और चलती थी गाड़ियाँ यूँ ही। मगर आज के समय उसमें टच स्क्रीन लो और ये लो, वो लो, BCD लो और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो हमें यही तो देखने के लिए मिलता है कि ग्रेजुअली चेंज आया, ग्रेजुअली चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, हमने काफ़ी विकास करा है। ठीक है, आज जो चीज़ें दिखती हैं वो पहले वैसी नहीं थी, पहले वैसी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। इवन अर्थ पर देख लो, जो जहाँ पर साउथ मतलब एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें तो पहले एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसको बोलते थे पैंजिया, और एक पूरा का पूरा सी हुआ करता था, मतलब कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे उस समय पर, वो एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था और पूरा का पूरा समुद्र हुआ करता था। समुद्र को बोला जाता पैंथालासा, ठीक है, और कॉन्टिनेंट को बोला जाता पैंजिया। धीरे धीरे कॉन्टिनेंट जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो उसमें आई, अस्तित्व में आई। ठीक है, और फिर उससे पहले आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा रखी हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया है कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बताया गया प्लेट जो है कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं और जो मूवमेंट करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं ना, तो ऐसी ही सारी चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। अब यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स आज है ऑर्गेनिज्म की वो सीमित नहीं है कि यहीं पर रहेंगे, नहीं, आगे भी चेंज होता हुआ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मॉस्किटो का नाम सुना आपने? मॉस्किटो, मच्छरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप भारत में रहते हैं और नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि अगर आप अपने घर में ऑल आउट वगैरह या मॉर्टिन वगैरह जला लेते हैं तो मच्छर भाग जाते हैं। मगर आज के समय में वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लिया है, और एनवायरनमेंट ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इवोल्यूशन की। ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि जो एनवायरनमेंट है उसी के तौर तरीके, उसी के हिसाब से हम इवॉल्व होते हैं। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल, आप अगर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाएंगे देन यू विल सी कि वहाँ पर जो स्किन टोन है ना वो डार्क रहेगी। इवन आप साउथ इंडिया में भी जाएंगे वहाँ पर भी स्किन टोन डार्क रहेगी। बट ड्यू टू दी ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे के सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं और हमें हर जगह हर एक स्किन टोन देखने के लिए मिलती हैं। पहले साउथ अफ्रीका में भी और आप ले लीजिए वहाँ पर अमेरिका में भी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी स्किन के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट करा करते थे, काला गोरे के हिसाब पर। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें अब वहाँ पर दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ले लीजिए सऊदी अरेबिया को ले लीजिए। सऊदी अरेबिया में वहाँ का पहनावा देखा आपने? झोला सा पहनते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा सबका पहनावा अलग अलग होता है, मगर वो उनकी जो एनवायरनमेंट है ना उसके हिसाब से पहनते हैं। अब हमारे यहाँ पर और या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर सब गरम गरम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज़ को देखेंगे यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर तो परमानेंटली स्नो कवर रहती है, तो वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा ठंड देखेंगे तो वहाँ पर बहुत मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एवोल्यूशन में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, अगर आप नॉर्दर्न कंट्रीज़ में जाएंगे यानी जो जहाँ पर जो टेम्परेचर लो रहता है वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ की जो लोग हैं उनकी जो स्किन टोन उनमें क्या है, उनकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा पाया नहीं जाता। मेलानिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन का जो कलर है ना उसको डेवलप करने में। ठीक है, वहाँ पर उनकी बॉडी में इतना मेलानिन नहीं पाया जाता। अब जब नहीं पाया जाता तो वो ज़्यादा धूप को सहन नहीं कर सकते। ठीक, उनकी जो स्किन है वो अगर ज़्यादा हीट में आएंगे, ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में आएंगे तो उनकी जो स्किन है वो बर्न हो जाएगी। तो इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। ठीक है, इवोल्यूशन में तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल अब जो पोलर बियर है वो फिर इक्वेटोरियल रीजन में क्यों नहीं पाए जाते? मतलब इक्वेटोरियल वाली जो कंट्रीज हो जैसे कि भारत हो गया, जैसे कि केनिया हो गया और अदर जो कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो गई, कैरिबियन कंट्रीज हो गई, तो यहाँ पर क्यों नहीं पाए जाते? वो पोलर मतलब वहीं पर क्यों पाए जाते हैं? पोलर साउथ पोल और नॉर्थ पोल के पास, वो यहाँ पर भी तो आ सकते हैं भाई, गर्मी का मजा लो आकर। नहीं, ऐसा नहीं होता, मैटर करती हैं चीज़ें। ठीक है, अगर आप मानकर चलो अगर आप यहाँ से माइग्रेट कर जाते हो और आप
वहाँ पर कोई भी आइसलैंड वगैरह जैसी कंट्री में जाकर रहने लग जाते हो, अगर फिर आपकी जो जनरेशन आएगी ना, फिर वो उस चीज़ से अडप्टेड होगी कि यही एनवायरनमेंट है जहाँ पर हमें रहना है, उनकी बॉडी उस चीज़ को ईजिली अडप्ट कर लेगी। ठीक है, अडप्टेशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हम एनवायरमेंटल जब स्टडीज़ करते हैं ना, NIOS में एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो उसमें अडप्टेशन भी आता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो अडप्टेशन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि देखिए, मैं हिस्ट्री में चलते हैं थोड़े से पहले। देखिए वीडियो जो अगर मुझे लगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि समझाना काफ़ी ज़्यादा है, बहुत मज़ेदार होता है बायोलॉजी। ठीक है, पढ़ने में भी मजा आता है। अब हुआ ये होता कि मानव जो है ना पैलेस्टोसीन पीरियड से चलता है, पैलेस्टोसीन पीरियड से बाद फिर जब चलता रहता आइस एज खत्म होता है। आइस एज खत्म होने के साथ साथ वो मानव जो है फायर का इन्वेंशन कर लेता है। तो मगर उससे पहले, आइस एज से पहले डायनासोर्स रहा करते थे। अब डायनासोर्स के साथ साथ डायनासोर्स तो एक्सटिंक्ट हो गए, मगर आज के समय में हमें काफ़ी सारी प्रजाति ऐसी दिखती मिलती हैं कि वो भी आज के समय में एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जैसे कि लियोपार्ड, ठीक है, टाइगर्स, लायंस, राइनोसोरस। ठीक है, तो ये सारी जो प्रजाति हमें देखने के लिए, इवन जो काफ़ी सारी बर्ड की जो स्पैरो वगैरह बहुत मिनिमल देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी प्रजाति कहाँ जा रही है? ये एक्सटिंक्ट हो रही है। देखिए अर्थ हमेशा अपने आप को बैलेंस कर रखती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अर्थ हमेशा अपने आप को बैलेंस कर रखती है। अगर आज एक जना अर्थ पर से चला जाएगा ना, तो अर्थ जो है ना एक जना और ले आएगी, वो अपने आप को बैलेंस रखेगी। अगर नहीं रखेगी तो भाई फिर लाइफ धरती पर रहने वाली नहीं है। तो इसीलिए आज के समय में हमने देखा कि काफ़ी जो इवोल्यूशन हुआ उसमें काफ़ी सारी जो प्रजातिज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटिंक्ट भी हुई हैं और नई नई प्रजाति भी आई हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जो ना इंटरनेट पर एक बार डालिएगा नीदरलैंड। ठीक है, ये वर्ड डालिएगा नीदरलैंड्स। ठीक है, नॉट नीदरलैंड्स, इट्स निंदरथाल्स या समथिंग लाइक दिस, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, ऐसे ही हुआ करते थे। मंगोल्स बोला जाता है, मंगोल्स आज भी ऐसे। चंगेज़ खान आपने नाम सुना है? तो कहीं ना कहीं ऐसे ही दिखते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमें देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, अगर हम स्पीसीज़ की बात करें, चाहे वो बर्ड की स्पीसीज़ हो, ठीक है, चाहे वो कोई बियर हो, ठीक है, चाहे वो कोई क्रोकोडाइल हो, चाहे फिर वो कोई भी रैप्टाइल हो, ये आज के समय में जैसी हमें दिखती हैं वो वैसी थी नहीं। अर्लियर इनकी शेप कुछ और हुआ करती होगी, मगर आज के समय में ये ऐसी हैं। अब ये आज के समय में दिखाई पड़ती हैं, ये हमें इवॉल्व्ड स्पीसीज दिखाई पड़ती हैं। अब इवोल्यूशन के लिए ये नहीं कि आज अगर कोई जन्म लिया और कल उसका इवोल्यूशन हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए हज़ारों करोड़ों साल लग जाती हैं, कभी 100 साल लग जाती हैं। इवोल्यूशन मानकर चलिए कि आप जो ना मुंह की जगह नाक मान रहे हैं। नहीं, मैं खाली मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। एक बात सोचिए, इवोल्यूशन यही तो है कि अगर हम मुंह की जगह जो है सांस एक तो नाक से लेते हैं, ठीक है, एक मुंह से लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ईसोफेगस और ओसोफेगस है दोनों कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, अब हमारा इवोल्यूशन इस प्रकार से हो चुका है कि हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं। मगर अर्लियर क्या होता होगा कि कुछ चीज़ें डिफरेंट हुआ करती होंगी, मगर आज के समय में हमारे सारी की सारी चीज़ें हैं अलग देखने के लिए मिलते हैं। बात करें अगर हम सिंपली आपकी बुक के हिसाब से, तो ब्लैक पेपर्ड मोथ जो हुआ करते थे ना, वो आज के समय में हमें इवॉल्व देखने के लिए मिलते हैं, लाइक उनका रंग वगैरह। ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉइड जो वैरायटीज़ होती है ना क्रॉप्स की, वो भी हमें देखने को मिलती है। यानी एक जैसे 2 से अधिक क्रोमोसोम। अब 2 प्रकार के होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो फीमेल में पाया जाता है, और मेल में पाया जाता है डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम एक्स और वाई। फीमेल में एक्स पाया जाता है। वहीं पर पॉलीपेप्टाइड में मतलब ये होता है कि एक ही जैसे अनेक जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए उनका इवोल्यूशन हो जाता है। वहीं पर जो पेस्ट रेजिस्टेंस, मॉस्किटो, मच्छरों की बात करो, मच्छर भाई बहुत परेशान कर देते हैं कभी कभी मच्छर। ठीक है, तो इनका जो इवोल्यूशन हुआ है ना, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हुआ, शॉर्ट पीरियड। अब ये ब्लैक पेपर्ड मोथ दिखते कैसे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है ब्लैक पेपर्ड मोथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो इवोल्यूशन है वो कहता क्या है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यही कहता
कहता है, एवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये यही कहता है कि सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना अर्थ पर, सारे के सारे कहीं ना कहीं अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। वहीं से धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं और सारे के सारे जो मॉडिफिकेशन हुए हैं उनसे यही पता चलता है कि उनका जो एंसेस्टर हुआ करते थे वो कॉमन ही थे, ठीक है। जैसे कि एप हमारे एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर धर्म अनेक, ठीक है, धर्म अनेक, प्रजातियां अनेक, स्पीसीज मतलब रेसेस अलग हैं, ठीक है। कोई इजिप्शियन है, कोई अरबियन है, कोई हिंदुज़म है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो मगर हमारे एंसेस्टर कौन है? एप्स, ठीक है। सिंपल बात यहाँ पर ये समझो, ठीक है। यहाँ पर यही लिख रखा है, आपकी बुक में ही दे रखा है, द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन स्टेट्स दैट ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर हियर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर्स, ठीक है। उनके कॉमन एंसेस्टर्स हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, यूकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, पहले फिश आई थी, ठीक है। फिश के बाद फिर एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद फिश के बाद रैप्टाइल्स आए, फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर उसके बाद हमारी जैसी प्रजातियाँ आने लग जाए। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो कभी कभी स्लिप हो जाती है टंग, डोंट माइंड फॉर दैट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है ना उसको प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे एविडेंसेस हमारी बुक में दिए हुए हैं। अब वो कौन कौन से एविडेंसेस हैं, ठीक है। एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 4 प्रकार के एविडेंसेस दिए गए। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आपकी बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है, लाइक हम इंसान हैं, ठीक है। हम इंसान हैं, हमारी जो बाहर की स्ट्रक्चर कैसी है, यह है मॉर्फोलॉजी। अगर हम हमारे अंदर की चीज़ों की स्टडी करेंगे ना तो उसको बोलेंगे एनाटॉमिकल, ठीक है। अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजी आपको समझ में, मॉर्फोलॉजी ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अगर आप बेसिक से चल रहे हैं, मैं बेसिक ही सबसे आपको एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ ताकि आपकी जो है ना कुछ भी ना छूटे, ठीक है। जब आप पढ़ें तो आपको समझ में आती जाए चीज़ें। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की, ठीक है, बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है। एनाटॉमी मतलब अंदर की, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल, जब एम्ब्रियो बनना चालू होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हमारे पास हैं, ठीक है। एम्ब्रियो क्या होता है? भ्रूण की बात कर रहे हैं, भ्रूण हत्या, इन्फेंटिसाइड यानी शिशु की हत्या, ठीक है। और जो भ्रूण हत्या को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो ठीक है, फिटिसाइड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस में प्लांट से रिलेटेड जितने भी एविडेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस भी हैं। सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए, ये तो हमें सबको पता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या लिखा था कि जितने भी अर्थ पर लिविंग क्रिएचर्स थे सबके कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे, वो सब एक ही से। लाइक अमीबा बना सबसे पहले पानी में, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि पानी में जो है रिएक्शन हुई कुछ कंपाउंड्स की, फिर उसके बाद धीरे धीरे लिविंग सेल्स बनते गए, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह और अमीनो एसिड्स वगैरह जो होते हैं वो बनने लगे। फिर उसके बाद हमने देखे इवोल्यूशन होने लगा, धीरे धीरे स्पीसीज बनने लगी जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो पानी में बनते हैं, जिनको फिशेस वगैरह खाती हैं, एल्गी वगैरह आई, एल्गी से फिर ऑक्सीजन वगैरह रिलीज होने लगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार उस क्लास को जाकर देख लीजिए, आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ये बात आपको समझ में आई। कॉमन एंसेस्टर के हिसाब से अगर हम देखें, आज के समय में स्पीसीज अलग अलग हैं, आज के समय में स्पीसीज अलग अलग हैं, मगर फिर भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। होमोलोगस भी जो सेम होती हैं, समान होते हैं, होमोलोगस एक जैसी और एनालोगस अलग अलग, ठीक है। अब वेस्टिजियल, जिनका कुछ काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाते हैं वो। और कनेक्टिंग लिंक, कुछ कनेक्टिंग लिंक जिनमें दोनों ही बर्ड के भी और जो है रैप्टाइल वगैरह दो स्पीसीज को एक साथ मिलाकर जो कनेक्ट लिंक बनता है उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी मजा किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो मॉर्फोलॉजी के एविडेंसेस हैं वो ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिफरेंट स्पीसीज, आज हमें डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, और अलग अलग ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं, मगर ये सारे अपने से अलग होने के बावजूद भी इनके कुछ ना कुछ जो फीचर्स हैं ना आज भी कॉमन है। वो कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे होमोलोगस, ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले होमोलोगस। एक मिनट, ये होमोलोगस देख लेते हैं। मगर यहाँ पर आप देखिए वो कैसे, यहाँ पर मैंने ये पिक्चर डाल रखी है, इसमें बता रखा है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट हार्ट्स। वर्टिब्रेट जानते हो, इनवर्टिब्रेट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती, ठीक है, और वर्टिब्रेट उन्हें कहते हैं जिनके अंदर हड्डियां रहती हैं, ठीक है, हड्डियां रहती हैं, हड्डियों का ढांचा, ठीक है। अब यहाँ पर वर्टिब्रेट की बात करी गई है, तो वर्टिब्रेट यानी हड्डियों के ढांचे वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि फिश की बात करें तो यहाँ पर वेंट्रिकल और आर्टिकल यानी आर्टरी और वेंट्रिकल हुआ करते थे, ठीक है। एट्रियम और वेंट्रिकल, आर्टरी बोलते हैं वैसे तो इसे, ठीक है। आप साइंस की लैंग्वेज समझिए,
एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर अगर फिश की बॉडी की बात करें तो यहाँ पर गिल होते थे इसके सांस लेने के लिए, ठीक है, मगर इसका जो हार्ट हुआ करता था उसमें एट्रियम भी हुआ करता था और वेंट्रिकल भी हुआ करता था, अभी है, ठीक है, इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है, अभी भी है। इसका जो हार्ट है वो 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। अब फ्रॉग का 3 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट है फ्रॉग का, मगर यहाँ पर देखिए एक ही सर्किट में ये कनेक्टेड है पूरा का पूरा हार्ट फिश में, मगर वहीं पर फ्रॉग में ये 2 सर्किट में कनेक्टेड है, लाना और ले जाना। ऐसे ही मानव में भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका 3 चैम्बर हार्ट है, ये एट्रियम, ये भी एट्रियम और ये वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर जो टर्टल्स और लेजर्ड हैं उनके लंग्स में 5 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब देख रहे हैं ये छोटे छोटे पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सारे के 5 पॉइंट है ना। एंड एट्रियम वेंट्रिकल, ये एट्रियम ये वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर लंग के 2 सर्किट इसमें पाए जाते हैं, टर्टल्स और लेजर्ड तो आप जानते हैं ना, छिपा के लिए, ठीक है। क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइल का सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी रहता है, मैमल्स की तरह ही, ठीक है। इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट है, 2 सर्किट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी लंग्स जो है आना और ले जाना, जो ऑक्सीजन होता है ना हीमोग्लोबिन, आगे बात करेंगे, ठीक है, वही काम करती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का और लाने का, और हार्ट काम करता है उसे पंप करने का। फिर वो जो ब्लड है ना, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जाती है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाती है और वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचाती है, ठीक है। अब यहाँ पर बर्ड है, बर्ड्स में 4 चैम्बर हार्ट होते हैं और यहाँ पर भी 2 ही सर्किट हमें पाए जाते हैं, ठीक है। मैमल्स में भी 4 चैम्बर हार्ट होता है और 2 सर्किट हमें यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें यही बताया, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन डिफरेंट ग्रुप वर्टिब्रेट एग्जिबिट, शो कर दिया कॉमन फीचर शो कर दिया कि एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं। कॉमन फीचर है ना ये, एट्रियम और वेंट्रिकल हर एक स्पीसीज में पाए जाते हैं, चाहे वो रैप्टाइल्स हो, चाहे फिर वो मैमल्स हो, चाहे फिर वो एम्फीबियंस हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलें आगे चलिए, अब होमोलॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। तो ये वो ऑर्गन होते हैं जिनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो तो सिमिलर होती है, 1 मिनट में मार्कर चेंज कर ही लेता हूँ। स्ट्रक्चर तो सेम होती है, मगर कहीं ना कहीं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट, आगे के हाथों की बात हो रही है, हमारे 4 लिम्स होते हैं, घोड़ों में ये आगे के पैर होते हैं, ठीक है। और जो जितने भी 4 पैरों पर चलने वाले होते हैं उनके 4 लिम्स आगे वाले होते हैं, 4 मतलब सामने वाला, ठीक है, और हेड मतलब पीछे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि होमोलॉगस ऑर्गन वही होते हैं जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं मगर जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो डिफरेंट जो ऑर्गेन्स है ना, मतलब सॉरी एनिमल्स हैं और स्पीसीज हैं, इनके सबके अलग अलग हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इनकी सेम है मगर इनके काम अलग अलग हैं, काम अलग अलग करते हैं। लाइक हमारे हाथ जो हैं खाने पीने के काम आते हैं, किसी के उड़ने के काम आते हैं और किसी के चलने के काम आते हैं, मगर अब इनसे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो कॉमन एंसेस्टर हुआ करते थे वहीं से इवॉल्व होकर आए हैं, मगर सबके अलग अलग काम हो चुके हैं, ठीक है। लाइक जो एप हुआ करते थे वहाँ से बंदर वगैरह बने, आज बंदर देख लीजिए उनका दिमाग कैसा है, वो खो जाते रहते हैं, ठीक है। और हम उन्हीं हाथों को यूज़ करते हैं खाने में, खो जाने में भी, ठीक है। थोड़ा समझिए, सेंस लेकर आइए कि आज भी हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं। लाइक खाली बैठे ड्राइंग करना या फिर पेंटिंग करना या फिर किसी को तंग करना या फिर गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से हमें मिली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक जैसी देखने के लिए मिले हैं, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ठीक है। ये बाएं जो होते हैं ना, हैंड जो होता है उसके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के नाम हैं, ठीक है। अब ये एक ही उससे इवॉल्व हुए हैं, लाइक जिसको बोलते हैं पेंटाडक्टाइल, यानी जिसकी 5 फिंगर हुआ करती थी, मगर 5 फिंगर इवॉल्व होने के बाद किसी की 1 रह गई, किसी की 2 रह गई, किसी की 4, किसी की 3, किसी की 5, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं। ये देखिए बर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है बर्ड की, ठीक है। यहाँ पर ये ह्यूमरस, ऊपर वाली हड्डी ह्यूमरस है, ठीक है। ये नीचे वाली हड्डी रेडियस है,
ठीक है। दूसरी है कार्पल्स, ये वाले जो आपकी हथेली होती है, मेटाकार्पल्स जहाँ से ये जुड़े रहती हैं, और जो हमारी उंगलियाँ फिंगर्स होती हैं ना, ये मुड़ जो जाती हैं, ये होते हैं फैलेंजेस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा निहार लीजिए कहाँ कहाँ कौन सा जोड़ लग रहा है, ठीक है, कौन कौन सा जोड़ लग रहा है, जिससे कि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। जब आप आंसर लिखेंगे ना तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी आप बना सकते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेल, कैट, ठीक है, हॉर्स, ह्यूमन। देखिए हॉर्स का 5 उंगली एक ही में तब्दील होगी, तो आज के समय में हॉर्स अपने पैरों पर ही चलता, हाथों पर चलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन की बात करते हैं। एनालॉगस के जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं रहती, मगर फंक्शन जो होते रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं। जैसे कि पक्षियों में ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि पक्षी तो उड़ते ही हैं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं सारे पक्षियों की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं है, मगर उनके जो फोर लिम्स हैं वो उन्हें उड़ाने के काम ही आते हैं। जैसे कि इंसेक्ट की बात करें तो देखिए कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। वहीं पर हम पैट्रोडक्टाइल की बात करें, टैरोडक्टाइल की बात करें। टैरोडक्टाइल देखिए ये है, कहाँ गया वो, टैरोडक्टाइल जो है ना, एक वो हुआ करता था लाइक पैलेस्टोसिन या टैरोसिन, मेरे को नाम याद नहीं है, मगर पिछले समय एक डायनासोर हुआ करता था, जो मतलब एक रेप्टाइल हुआ करता था जो हवा में भी उड़ सकता था और रेंग भी सकता था, ठीक है। तो ये उसी के हाथ पैर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर बैट की स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके की बैट की स्ट्रक्चर होती है, वहीं पर बर्ड की स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके की, इसमें फैदर्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर सिंपल एक जो कपड़ा सा लपेट दिया जाता है, भाई नेचुरली बना है कपड़ा, ठीक है, बैट के पास यानी चमगादड़ के पास है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द फंक्शन ऑफ विंग इज द सेम फॉर फ्लाइंग, बट इंसेक्ट विंग हैज नो स्ट्रक्चर रिजेंबलेंस विद दैट ऑफ वर्टिब्रेट। इंसेक्ट में कोई भी हड्डी नहीं है, मगर यहाँ पर हमें हड्डी देखने के लिए मिलती है, ये हड्डी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इंसेक्ट क्या इनसे रिजेंबलेंस रखता है, इनसे कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, इंसेक्ट में तो हड्डी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंसेक्ट देखिए, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मैं इस मौत की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको हड्डी देखने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मगर फिर भी है तो है भाई, क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप बस समझिए इस बात को, ठीक है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन की बात कर लेते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका कुछ भी काम नहीं होता बॉडी में, जस्ट लाइक बॉडीली हेयर, इनका कुछ काम है, इवन कभी कभी ये परेशानी दे देते हैं। लाइक अगर किसी की बॉडी पर ज़्यादा हेयर होते हैं ना, उसको शेविंग या तो करनी पड़ती है, ठीक है, वैक्स वगैरह करानी पड़ती है, या फिर कभी कभी इनसे डिजीजेस भी हो जाते हैं, लाइक पाइलोनाइडल साइनस, ठीक है, कहीं पर पाइलोनाइडल हो जाना, साइनस हो जाना, पाइलोनाइडल सिस्ट हो जाना, ठीक है। ये सारी डिजीजेज जो होती हैं ये बॉडीली हेयर्स की वजह से ही होती हैं। तो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं, टेल बोन जो हमारे बैकबोन होती है उसमें सबसे नीचे जो होते हैं टेल बोन होती है, और वहीं पर पाइलोनाइडल साइनस बनती है, ठीक है। अब जो सबसे अपेंडिक्स हमारी जो होती है, इंटेस्टाइन में जो एक मुड़ा हुआ पार्ट रहता है, वो कभी कभी बहुत दर्द करती है, और इसकी वजह से मौत भी हो जाती है कभी कभी, अगर ये फट जाती है तो। ये इनका कुछ यूज़ है क्या? नहीं, आज के समय कोई यूज़ नहीं है, मगर हमारे जो एंसेस्टर हुआ करते थे ना कहीं उस समय पर ये सारे पार्ट जो है कहीं ना कहीं क्या हुआ करते थे, यूज में आया करते थे। फॉर एग्जाम्पल आज पोलर बियर को ले लीजिए, अगर वहाँ पर चिंपैंजी चला जाए, लाइक गोरिल्लास जो हुआ करते थे वो हमारी ही प्रजाति के हैं, लाइक हम उनकी प्रजाति के हैं, ये बात समझिए आप, हम उनकी प्रजाति के हैं। तो उनकी बॉडी पे कितने सारे हेयर होते हैं, वो उन्हें ठंड से बचाते हैं, वो उन्हें मौसम में जितने भी एनवायरमेंटली चेंजेस आते हैं वो उनसे बचाते हैं। आज के समय में जब मानव कपड़े पहनने लगा है तो मानव को हेयर्स की क्या ज़रूरत, तो इसलिए कुछ भी जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए बॉडीली हेयर कुछ भी काम के नहीं है, तो ये हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बात? ये पढ़ लीजिएगा आपको, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने समझा दिया आपको। आगे चलते हैं, आगे हमारे आपने कनेक्टिंग लिंक ऐसे होते हैं जहां पर चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो दोनों ही प्रकार की चीज़ों को अपने अंदर समावेत कर रखते हैं, यानी उसे अपने अंदर दे आर वेस्टेड विद बोथ ऑफ द थिंग्स, लाइक चाहे फिर वो प्लांट की हो, बर्ड की हो, या फिर वो किसी भी रेप्टाइल वगैरह की हो। जैसे कि ये आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स एक तरीके का डायनासोर हुआ करता था पहले, जिसके पास फैदर्स भी हुआ करते थे, जिसके पास ये चोंच भी हुआ करती थी, ठीक है। अब ये एक तरीके कि इसके पास ये टेल भी हुआ करती थी, यानी पूंछ भी हुआ करती थी। अब ये इसके पास बर्ड की भी क्वालिटी है, इसके पास एक लिजार्ड की भी क्वालिटी है, क्योंकि ये चल सकता है, इसके पैर भी हैं, ठीक है, और देखिए इसके हेड लिम्स भी हैं और फोर लिम्स भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पास सारी क्वालिटी है, तो ये कनेक्टिंग लिंक एक एनिमल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, द एनिमल्स और प्लांट्स विच पजेस कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक्स। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोपेट्रिक्स, नाम याद रखिएगा, आर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है, विच वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स,
ठीक है, चलते हैं अब आगे बात करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब जहाँ पर हम भ्रूण की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म की। धीरे धीरे जब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म होते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, फिर धीरे धीरे भ्रूण बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे एविडेंसेस इस थ्योरी में हमें देखने के लिए मिलते हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी में। ये ऑर्गेनिक थ्योरी का ही एक पार्ट है जिसमें हमें एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी से भी हमें देखने को मिला है कि जो थ्योरी है, जो इवोल्यूशन हुआ है मानव का, वो एम्ब्रियोलॉजी से भी हमें देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं सबसे पहले एम्ब्रियो ही तो बने होंगे, और जो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है सबकी। दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये नहीं, एक मिनट रुकिए, ये देखिए यहाँ पर फिश को देखिए, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर सैलमेंडर को देखिए, ये वाली, यहाँ पर टर्टोइस को देखिए, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर चिक को देखिए, ये वाली, ठीक है, रैबिट को देखिए, ये वाली, ठीक है, मैन को देखिए, ये वाली, सबके साथ देखिए कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ है ना, धीरे धीरे तो डेवलप हुए हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होने लगे हैं। तो यहाँ पर हमें यही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ थी, और आज भी हमें सिमिलैरिटीज़ कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्ट्रल जो है, जब हम ये इन सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं तो ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एंसेस्ट्रल हुआ करते थे वो कॉमन हुआ करते थे, मगर हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए, मानव ने बहुत विकास करा, ठीक है, मानव बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। आज के समय उसके पास इतनी समझदारी है ना, वो सबको बेच कर खा जाएगा, ठीक है। बस मैं मजाक करता हूँ थोड़ा, देखिए हंसी मजाक भी होता रहना चाहिए, ठीक है। मगर आप मुझे बताइए, आप मुझे गूगल कर बताइएगा, खैर आपको तो पता नहीं होगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है, कि हमारी धरती पर सबसे समझदार जो एनिमल है वो कौन सा है, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा थोड़ा सा और फिर मुझे बताइए कमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पर एविडेंसेस की बात करें तो हमें देखने के लिए मिलता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर बात करें, सिमिलर स्टेज ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, पहले मोरूला, ठीक है, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। देखिए मोरूला ये रहा, ठीक है, सेल डिवीजन, पहले फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, जाइगोट बना यहाँ पर, फिर ये 2 में बटा, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का, भाई ऐसी सेल डिवीजन बहुत तगड़ा होता जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोरिलो, जिसमें अनेकों सेल हैं। फिर उसके बोलते हैं ब्लास्टुला की स्टेज में आता है, फिर ये बनता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद फिर ये आता है, ये अर्ली गैस्ट्रुला ये होते हैं, फिर ये गैस्ट्रुला बनता है, जिसमें 3 जो लेयर होती हैं, जैसे कि एकोडर्म, एंडोडर्म और ब्लास्टोपोर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इजीली, इसके बारे में हम जब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर बताऊंगा कि आखिर चीज़ें होती कैसी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा जानने के बाद, कि आप जो ना मतलब आप अपने आप को एनरिच समझोगे कि हाँ मैंने कुछ सीख लिया बस, ठीक है। सर ने कुछ पढ़ाया ना पढ़ाया, ये जरूर पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में जानने में जितना मजा है ना, और किसी की बॉडी के बारे में जानने में इतना मजा नहीं है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जाकर तो इलाज ह्यूमन का ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट आर सिमिलर। एम्ब्रियोज हमने देखे, देखिए यहाँ पर हमने देखे एम्ब्रियो है ना सिमिलर, ठीक है, ये सिमिलर ही तो है, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब देखिए अगला जो पॉइंट है, ऑल द वर्टिब्रेट इट स्टार्ट दियर लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है ऑब्वियसली। ये रहा सिंगल सेल, पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन एक ही सिंगल सेल रहता है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ हिस्ट्री पास थ्रू 2 लेयर ब्लास्टुला, फिर 3 लेयर गैस्ट्रुला, इससे जाते हैं थ्रू फिश लाइक गिल्स। यहाँ पर आपको समझ में आ गई, ये देखिए आप, ब्लास्टुला, ठीक है, फिर यहाँ पर गैस्ट्रुला, यहाँ पर 2 लेयर है, 1 2, ठीक है, यहाँ पर 3 लेयर है, 1 2 3। अब ये देखिए 3 लेयर, इकोडर्म, एंडोडर्म, ब्लास्टोपोर, ठीक है, ये 3 लेयर हो गई ना। समझ में आपको बात, समझिए बिल्कुल गहराई में जाकर समझिए बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये गिल सेल्स आपको दिखा देता हूँ अभी कि इवोल्यूशन कैसा, हम आज भी कुछ ना कुछ शेयर करते हैं। ये गिल सेल्स आज भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, मगर ये धीरे धीरे हमारे नथुने जैसे ये मुंह और नाक में तब्दील हो जाते हैं, मगर आज भी मछलियाँ अपने गिल से ही सांस लेती हैं, ठीक है। ये सब में देखने के लिए मिलेगा आपको, सब में, ठीक है, सब में जिनका इवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे, उनके अंदर जितने भी, जो मुंह से सांस लेता है वो मुंह, और जिनके नाक से सांस लेता है वो नाक से, ठीक है। हमें सबका नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस एक कॉमन, देखिए टू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है, कहते हैं वो हिंदी में, कुछ ना जानने से अच्छा कुछ जानना बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये जो चीज़ें आपकी बुक में लिखी हैं वही बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत बढ़िया बायोलॉजी आप जब बैचलर्स में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगे। अब एम्ब्रियोलॉजी स्ट्रांगली सपोर्ट करती है कि जो डिफरेंट क्लासेस है ना वर्टिब्रेट की, उनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स ही हुआ करते थे, ठीक है।
ये तो देख लिया। अब आगे चलते हैं एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटियोलॉजी, ठीक है। पैलेंटियोलॉजी में हम जो फोसिल्स की स्टडी करते हैं कि आज देखिए पहले के ज़माने में जो डायनासोर्स वगैरह हुआ करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे दब गए। ज़मीन के नीचे दबने के बाद उनके फोसिल्स आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, उससे पहले के इंसान की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दबे हैं, ठीक है। उनको भी दबा दिया जाता था। फिर उसके बाद उनके भी एविडेंसेस हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, जैसे कि राखीगढ़ी, लोथल, मोहनजोदाड़ो, वहाँ से हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है ना कि जो हमारे जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन अब तक के जितने भी हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा पुरानी नहीं है, ठीक है, इसलिए उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है, ना कि हिस्टोरिक पीरियड में, क्योंकि वहाँ की जो लैंग्वेज है ना उसको आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। अब वहाँ से देखिए हिस्ट्री का पीरियड, हिस्ट्री की चीज़ नहीं है ये, मैं आपको खाली बता रहा हूँ इवोल्यूशन। अब उनकी सारी की सारी जो स्टडीज़ है ना, उनको अगर हम आज देखते हैं, उनको जो दबे हुए हैं उनको खोद के देखते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। मगर पिछले जो इंसान थे ना, पिछले इंसान के अगर फोसिल्स अगर आज हमें मिलते हैं ना, लाइक पैलेस्टोसिन के बाद के जितने भी, आइसिस के बाद के जितने भी इंसान हुआ करते थे, उनके फोसिल्स अगर आज हमें मिलते हैं, तो आज हम ये पता लगा सकते हैं कि उस समय का इंसान करता क्या था। आज हम अजंता केव में या फिर एलोरा केव में जब पेंटिंग देखते हैं ना, तो हमें ये पता लगता है कि वहाँ पर इंसान उस समय पर कितना डेवलप था। हम कैसे पता लगाते हैं? C14 कार्बन 14 की मदद से, ठीक है। अगर आपको कार्बन 14 के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए मुझे जरूर बताइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर फोसिल्स हमें यही सारी चीज़ें तो पता चलती हैं कि कैसे इंसान मरा और कैसे आया, हम कैसे इवॉल्व हुए, ठीक है। द फोसिल्स ऑफ अर्लियर एरा इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल वर दोज, पहले बैक्टीरिया के फोसिल, ठीक है, फिर इन्वर्टिब्रेट, फिर फिशिश, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, ठीक है। मगर इनमें सबसे जो अमंग मैमल्स के जो प्रिमेटिव यानी पहले के ज़माने, प्रिमेटिव यानी प्राचीन काल के जो फोसिल्स आज हमें मिलते हैं ना, बहुत रिसेंट के हैं, वो बहुत रिसेंट के, जिससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने की मानव के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर पाए हैं आज के समय में हम लोग नहीं, मतलब साइंटिस्ट जो हैं, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ फोसिल्स ऑफ द हॉर्सेस, एलिफेंट, कैमल्स, ह्यूमन प्रोवाइड देयर एंसेस्ट्री। अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर भी हमें इससे यही पता है कि जो एंसेस्टर थे ना हमारे, वो कॉमन ही थे। कैसे, देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये घोड़ा है, घोड़ा का इवोल्यूशन हुआ, तो हमारे जो एंसेस्टर थे, देखिए जैसे कि हमारे जो मतलब वो थे गोरिल्ला, मतलब एप जो हुआ करते थे, वो हाथों की मदद से भी चला करते थे पहले, मगर आज के समय में हाथों का यूज़ कुछ और हो गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर घोड़े जो थे, जैसे जैसे इनकी रफ्तार में तेजी है, जैसे इन्होंने भागना तेज करा, ये बढ़ते गए और लंबे होते गए, चौड़े होते गए, ऊंचे होते गए, तो ऐसे ऐसे ही इनका इवोल्यूशन हुआ। पहले ये भी इनकी भी 5 उंगली हुआ करती थी, मगर धीरे धीरे जब टाइम बढ़ा, इवॉल्व हुए ये, जब इन्होंने स्पीड पकड़नी चालू कर दी, तो इनको सिंगल पैर की जरूरत थी, ना कि 5 की, क्योंकि 5 से स्पीड कम हो जाती है, इसलिए सिंगल तबड़ बढ़ते गए, और आज हमें इनके यहाँ पर एक ही पैर देखने के लिए मिलता है, फ्रंट लेग ऑफ एंड फुट, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जो इवोल्यूशन है ना, वो कुछ इसी प्रकार से हो, जैसे जैसे हम ढलते गए, हमारा जो एनवायरनमेंट बनता गया, उसी प्रकार से हम ढलते गए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ से सीखने के लिए मिलते हैं। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा लास्ट, मॉलिक्यूलर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, कि मॉलिक्यूलर तरीके से हम कैसे इवॉल्व हुए हैं। देखिए सब में एक चीज़ तो कॉमन है कि उनकी जो बेसिक यूनिट है ना, सेल को एक सिंगल सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, सेल को एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, तो सबकी सेम है ना, ठीक है। अब राइबोसोम हुआ करते थे, वो सेलुलर ऑर्गेनल्स, यूनिवर्सल अकरेंस इन ऑर्गेनिज्म। सेलुलर राइबोसोम कहते किसे हैं? देखिए राइबोसोम वैसे तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, राइबोसोम में आरएनए कंसिस्ट होते हैं। अब आरएनए क्या करते हैं? आरएनए और डीएनए हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं, किसमें? एक न्यूक्लियस में। राइबोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जब मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म पढ़ाया था, आपने पढ़ा है, आप एक बार उस वीडियो को जाकर देखिए, तब आपको राइबोसोम सब अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक है। मगर चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अभी आपको बता देता हूँ कि राइबोसोम कहते हैं। देखिए राइबोसोम जो है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसमें आरएनए पाया जाता है। आरएनए का काम क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, ताकि वहां पर आने वाली कोई भी प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करने को, उसको डिकोड कर उसको सिंथेसाइज किया जा सके। देखिए राइबोसोम के बारे में भी आगे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जस्ट आपकी संतुष्टि के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया, अदरवाइज आपको और ज़्यादा जानना है तो वेट करना पड़ेगा, या फिर आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। अब डीएनए सबका तो हेरिडिटी मटेरियल है ही, यहाँ पर तो सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं कि कौन कैसा था भाई।
अब मानकर चलिए अगर आपके माता पिता खो जाते हैं या आप खो जाते हैं, ठीक है, और आपके मैं खो जाता हूँ, आप नहीं, मैं खो जाता हूँ और मेरे माता पिता से मेरे को मैच कराना हो तो मेरा डीएनए टेस्ट कराया जाता है। अब सिंपल इसमें जो है ना, मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि हमारे जो ना हम कुछ ना कुछ जो करेक्टर्स हैं वो अपने जो माता पिता हैं उनसे लेकर आए, तो इसलिए कुछ ना कुछ करेक्टर मैच करते हैं तो डीएनए मैच कर जाता है, हाँ जी ये तुम्हारे माता पिता हैं। मगर डीएनए कुछ चीज़ में नहीं पाया, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कुछ वायरसेस में नहीं होते ये सारी चीज़ें, ठीक है, इन्फ्लुएंजा और एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एचआईवी, ठीक है, सॉरी डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं एचआईवी को शायद, ठीक है, एड्स को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हाँ ठीक है, कभी कभी भूल जाता हूँ, ठीक है। अब एटीपी जो है, एटीपी इसका बहुत बड़ा काम है, देखिए आगे जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा एटीपी का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी का काम क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ जब जुड़ते हैं यानी फ्यूजन और क्या होता है, फिजन, दोनों ही चीज़ें होती हैं, जब ये दोनों चीज़ें होती हैं उनसे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको ये स्टोर कर लेती है और बाद में एज अ स्टोर हाउस कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं। मैंने आपको साइटोप्लाज्म पढ़ाया था, पीछे प्रोटोप्लाज्म पढ़ाया था ना, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल डोग्मा है जो डील करता है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, जो सेल्स में होती है। कैसे? सेल्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं, डीएनए और आरएनए, सिंपल सी बात है जी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको तो पता चल गई, अब अगली जो चीज़ें हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने में, क्योंकि उसमें हम थ्योरी देखेंगे एवोल्यूशन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, और डार्विन की थ्योरी देखेंगे, और भी काफ़ी सारी थ्योरी हैं, ठीक है, वो भी सारी पढ़ेंगे हम काफ़ी डिटेल में, ठीक। तो अगला पॉइंट है इसमें द बेसिक स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिटर्न में लेकर आना कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो उसका काम क्या होता है, डिकोड करना, ठीक है। वो सारी हमारे शरीर में चलती हैं। जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए किस प्रकार की प्रोटीन है, कैसा इसको चीज़ चाहिए, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही है, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीज़ें सिमिलर ही होती हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये बेस होता है हमारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये भी कॉमन है सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सीक्वेंस जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की वो भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही होती है। न्यूक्लियोटाइड्स भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम जेनेटिक चीज़ें देखेंगे ना, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा उसमें, ठीक है। मैं अभी आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया गया कि ह्यूमन ब्लड जो होता है मोस्टली सिमिलर होता है जो हमारे चिंपैंजी एप्स हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर हैं, हम इनसे कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, नहीं ताल्लुकात नहीं, हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे। मगर आज के समय मानव इवॉल्व हो चुका, तो आज के समय में हमारे चेहरे पर वगैरह वगैरह कहीं पर भी बाल नहीं देखते, मगर बॉडीली हमें देखने के लिए मिलते हैं, बॉडीली हेयर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए बॉडीली हेयर चिंपैंजी एप्स के ऊपर भी रहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी हैं। वहाँ पर वो उनको कोल्ड वगैरह और जितने भी क्लाइमेटिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, हार्मलेस चीज़ें जितनी भी होती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। मगर आज के समय पर हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, तो इसलिए हमारे शरीर पर ये बॉडीली हेयर ज़्यादा नहीं है। अब ओनली प्लांट्स और एल्गी ये दोनों प्लांट दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन रिलीजिंग के। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये थी वीडियो पूरी की पूरी, तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए अगली क्लास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, उसमें तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी सब्जेक्ट, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो पॉलिटी में तो एकदम गदर, एकदम बहुत बढ़िया मज़ेदार पॉलिटी है, ठीक है। मगर आप तो लाइक ह्यूमैनिटीज़ के नहीं हो, ठीक है, बट मैं ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पर अगली जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो थ्योरीज है, डार्विन की थ्योरी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन भी बताऊंगा क्या होता है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में नेचुरल जो सिलेक्शन है वो बता दिया था, मगर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए, टेलीग्राम पर पूछिए, इंस्टाग्राम पर पूछिए, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझसे डायरेक्टली नीचे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ लीजिए, फेसबुक पर कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर पूछ लीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, 100% दूंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपका भाई इधर है, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर ऐसा लगता है कि यार जब कोई पसंद ही नहीं करता तो फिर मेरा बनाने का फ़ायदा क्या है, मेरे को पढ़ाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। मेरा शौक है थोड़ा सा पढ़ाना, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में विदा लेना चाहूँगा आपसे, ठीक है। कभी कभी जो टंग है वो स्लिप हो जाती है, ठीक है, तो माइंड मत कीजिएगा इस बात का। तो अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेना चाहूँगा,
ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए, देखते रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान। जय हिंद।